हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक टेक। माय नेम इज़ तनु शुक्ला। आज हम लोग सीटेट 2021 के लिए इंग्लिश की पेडागोजी को डिस्कस करने वाले हैं। इंग्लिश की पेडागोजी में आज हम लोग 2018 के क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि दिसंबर में पूछे क्वेश्चन पेपर हुआ है। जो पेपर दिसंबर 2018 में हुआ था, आज हम लोग उसके इंग्लिश पेडागोजी के प्रश्नों को करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग पेपर 1 के इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चंस को करेंगे आज। और जो भी हम लोग यूज़ करते हैं हिंदी पेडागोजी में अपना कॉमन सेंस, वहाँ यहाँ भी हमें अपना कॉमन सेंस ही यूज़ करना है। और जहाँ पे कुछ लिखने वाली बातें होंगी मैं आपको बता दूंगी, लेकिन मैक्सिमम लेवल पे हमें कॉमन सेंस ही अपना यूज़ करना होता है। और सीटेट तो एक कॉमन सेंस बेस्ड ही एग्ज़ाम है। सब लोग मुझसे ट्रिक पूछ रहे हैं, तरीका पूछ रहे हैं कि कैसे बहुत अच्छे नंबर हम ला सकते हैं। तो उसका सबसे अच्छा और एक ही तरीका है कि आप अपनी प्रीवियस ईयर पर अपनी बहुत अच्छी पकड़ बना लें, उसके आसपास की चीज़ों को पढ़ लें। जैसे कि जिसका प्रीवियस ईयर पे पकड़ बहुत अच्छा होता है वही बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं। और अभी तक आप लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा होगा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा मिल गया था, तो आप लोगों ने बहुत सारा पढ़ लिया होगा। अब इस समय आप सिर्फ और सिर्फ अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर अगर ध्यान देंगे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रैक्टिस करेंगे, तो आप अपने मार्क्स को हाई कर सकते हैं। और अगर किसी ने अभी तक अच्छे से तैयारी नहीं किया है, तो अगर फिर भी वो प्रीवियस ईयर को अच्छे से करके जाते हैं, तो भी वो 100 या 110 प्लस लेकर आ सकते हैं। तो आप लोग अपनी प्रीवियस ईयर पर अपनी पकड़ को मजबूत कीजिए। और उसी के लिए मैं भी जितने भी वीडियोस बना रही हूँ वो सारे प्रीवियस ईयर पर ही बेस्ड है, क्योंकि मुझे पता है कि प्रीवियस ईयर का क्या इंपॉर्टेंस है सीटेट में। ठीक है, तो अभी हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है आज 2018 का पेपर 1 मतलब प्राइमरी लेवल के लिए ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, अभी हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, पेपर 1। उसमें हम लोग इंग्लिश के पेडागोजी के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ यूजिंग। आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग हम किस पर बेस्ड है। ठीक है, आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग जो है वो मतलब 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से ये चारों ऑप्शंस में से किस पर बेस्ड है। तो अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ पर, या फिर सिम्बॉल्स पर, या फिर इमेजेस एंड डायग्राम्स पर, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स पर। तो जो ये आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग होती है ये इमेजेस एंड डायग्राम्स पर बेस्ड होती है। इसे आपको डायरेक्टली याद करके रखना होगा, क्योंकि जो ये क्वेश्चन है वो जेरोम ब्रूनर के रिप्रेजेंटेटिव थियरी से है। ठीक है, वहाँ से आपको ये डायरेक्टली याद करके रखना होगा कि ये आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग है वो इमेजेस और डायग्राम से रिलेट करता है। जेरोम ब्रूनर ने, ठीक है, जेरोम ब्रूनर ने रिप्रेजेंटेटिव 3 मेथड दिए थे रिप्रेजेंटेशन को। उन्होंने 3 मेथड दिए थे। 3 मेथड उन्होंने दिए थे, 1, 2 और 3। पहला मेथड था वो इनएक्टिव मेथड है। पहला जो है वो इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन है, जो कि पूरी तरीके से एक्शन पर बेस्ड होता है। ठीक है, क्वेश्चन हो सकता है अगली बार ये पूछ लिया जाए कि जो इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन होता है वो किस पर बेस्ड होता है, तो वो पूरी तरीके से एक्टिविटीज़ पर बेस्ड होता है। तो वो क्वेश्चन अगर होता तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही हो सकता था। और दूसरा है कि आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग मतलब आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन, जो कि इमेज बेस्ड होता है, इमेज और डायग्राम बेस्ड होता है, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है। और जो थर्ड वाला होता है वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, जो कि लैंग्वेज बेस्ड होता है, और जो कि सिंबल्स पर आधारित होता है। तो जेरोम ब्रूनर ने अपनी रिप्रेजेंटेशन थ्योरी में 3 बातें बताई थी: इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन, आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो इनएक्टिव है वो एक्टिविटीज़ पर बेस्ड है, और जो आइकॉनिक है वो इमेजेस पर बेस्ड है, और जो सिंबॉलिक है वो लैंग्वेज पर बेस्ड है। ठीक है, आपको ये तीनों बातें क्लियर करके रखनी है, क्योंकि अगर एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है तो मे बी कि अगली बार भी क्वेश्चन पूछने की यहाँ से संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और दूसरा क्वेश्चन है कि वाइल रीडिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन, मतलब कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ते समय वी अंडरस्टैंड दैट सम पेयर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ होमोग्राफ। मतलब हम समझते हैं कि मतलब कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ते समय हम ये समझते हैं कि सम पेयर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ होमोग्राफ्स। होमोग्राफ का मतलब ये होता है, होमो का मतलब होता है सेम, और ग्राफ का मतलब होता है लिखा हुआ। ठीक है, ग्राफ का मतलब होता है लिखा हुआ। तो सेम तरीके से अगर स्पेलिंग लिखी होती है तो हम उसे होमोग्राफ कहते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन में पूछा गया कि कोई भी कॉम्प्रीहेंशन हम पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ते समय हमें ये समझ में आता है कि कुछ मतलब वर्ड्स लिखे गए हैं उनका सेम तरीके से लिखे गए हैं, लेकिन उनकी मीनिंग अलग अलग होती है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज होमोग्राफ। तो यहाँ से क्वेश्चन में मतलब ये क्वेश्चन डायरेक्टली ये पूछना चाह रहा है कि इसमें से कौन सा होमोग्राफ का एग्जाम्पल है।
ठीक है, चारों ऑप्शन में से कौन सा होमोग्राफ का एग्जाम्पल है? पहला है वर्म और टैपिड, या फिर तो यहाँ पे आप देखते हैं ये दोनों एक तरीके से लिखे नहीं गए हैं, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। और यहाँ पे लेड और लीड, तो ये आप देख सकते हैं कि इन दोनों की स्पेलिंग जो है वो सेम है। दोनों की यहाँ पे जो स्पेलिंग है, यहाँ पे जो दोनों की स्पेलिंग है जो वो स्पेलिंग जो है वो सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे लेड और लीड, यहाँ पे मीनिंग तो अलग है। लेड का मतलब मेटल हो गया, लीड का मतलब गिव डायरेक्शन हो गया। तो यहाँ पे अर्थ भले ही अलग है लेकिन यहाँ पे लिखा सेम तरीके से गया है। ठीक है, इसलिए हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सही आंसर बनेगा। और यहाँ पे लीड और डेट, डेट जो है तो ये सही नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये सेम मीनिंग मतलब सेम तरीके से ये लिखा नहीं गया है, बल्कि ये राइम बना रहा है। लीड हो गया, डेट हो गया, मतलब इस तरीके से। और अगला है कि मेल और मेल, तो ये होमोफोन है। ठीक है, दोनों को पढ़ने में ये भले ही सेम लग रहे हैं लेकिन लिखने में ये सेम नहीं है। तो ये होमोफोन्स हो सकते हैं, मतलब जिनका साउंड सेम हो वो होमोफोन होते हैं, और जो होमोग्राफ होते हैं उन्हें सेम तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, इसलिए हमारा जो यहाँ पे आंसर बनेगा वो बी बनेगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको कई बार देखने के लिए मिलते हैं। तो आपका मतलब मेरे इस क्वेश्चन कराने का मतलब ये है कि आपको होमोग्राफ और होमोफोन ये दोनों का वर्ड मीनिंग एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए, कि आप आराम से इसको कर लेंगे। ये सब क्वेश्चन जो है वो फ्री के अंदर आपको दिला सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि साइट वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है, और साइट वर्ड इज़ अ वोकेबुलरी आइटम। जो साइट वर्ड है वो कैसा वोकैब है? तो जो एक साइट वर्ड है वो क्या है? तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन रिप्रेजेंट कर रहा है चारों में से साइट वर्ड को। दैट नीड्स प्रॉपर विजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, मतलब जहाँ पर हमें प्रॉपर विजुअल अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत हो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। या फिर दैट इज़ टू बी लर्न बाय हार्ट, जिससे कि हम लर्न बाय हार्ट, मतलब हमें बहुत बाय हार्ट पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत मतलब बहुत मेहनत करके उसको सीखने की ज़रूरत है। या फिर दैट द रीडर रिकॉग्नाइजेस एंड फाइंड्स मीनिंगफुल ऑन साइट विदाउट अ कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस। या फिर अगला ऑप्शन है कि दैट हेल्प्स इन जजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑथर्स स्टाइल, मतलब या फिर जो ये जज करने का स्टाइल है ऑथर की, मतलब ऑथर जो है वो जो लेखक है वो कितना प्रभावशाली है, इसको जज करने का एक तरीका है। जो साइड वर्ड्स होते हैं, यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही आंसर बनेगा, कि दैट द रीडर रिकॉग्नाइज। ठीक है, जिसे कि रीडर बहुत ईजिली रिकॉग्नाइज कर लेता है, एंड फाइंड द मीनिंगफुल ऑन द साइड विदाउट अ कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस, मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसे हम देखते हैं और तुरंत हमें उसकी समझ में आ जाते हैं, और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि हम देखते हैं, हम सोचते हैं, फिर भी हमें मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसको जानने के लिए। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमें मतलब देखते ही हमें उसका मीनिंग पता चल जाता है। तो ऐसे वर्ड्स को ही हम साइड वर्ड्स कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे आइटम देखते हैं, आपको मतलब ये एक साइड वर्ड है, मतलब डायरेक्टली हमें पता है इसका मतलब क्या होता है। द अगर हम कहीं पे देख रहे हैं, एंड अगर हम कहीं पे देख रहे हैं, मतलब कोई ऐसा वर्ड जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा हो और जिसको देखते ही हमें तुरंत ही पता चल जाता है उसका मीनिंग क्या है, हमें वहाँ पे बहुत अपना दिमाग या बहुत एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वही वर्ड जो होते हैं वो साइड वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइड वर्ड क्या होता है? तो दैट द रीडर रिकॉग्नाइज, जिससे कि रीडर बहुत ईजिली रिकॉग्नाइज कर लेता है, पहचान लेता है, एंड फाइंड मीनिंगफुल ऑन द साइड विदाउट अ, और उसके मीनिंग्स को बहुत ईजिली फाइंड कर लेता है, खोज लेता है, और बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड जटिल एनालिसिस के। ठीक है, यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही है। और अगर इस वर्ड का आपको मीनिंग पता है तो आपको कई बार मतलब जब मैं प्रीवियस ईयर आपको कराऊंगी तो आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्वेश्चंस के ऑप्शंस अलग अलग हो सकते हैं लेकिन पूछने का तरीका उनका सेम ही रहता है। अगला है कि विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सजेस्टेड फॉर टीचिंग ग्रामर एट प्राइमरी लेवल। तो मैंने आपको हिंदी पेडागोजी में भी बताया था, इंग्लिश पेडागोजी में भी मैं बता रही हूँ, संस्कृत में भी यही यूज़ होगा, कि जो एक मेथड होता है ग्रामर टीचिंग का, जो ग्रामर पढ़ाने का जो एक तरीका होता है प्राइमरी लेवल पे, प्राइमरी लेवल हो चाहे अपर प्राइमरी लेवल हो, वहाँ पे ग्रामर पढ़ाने का जो तरीका होता है मैंने आपको बताया था, उसे आपको हर जगह वही यूज़ करना है। तो अपर प्राइमरी हो या फिर प्राइमरी हो, जहाँ पे हमें बच्चों को ग्रामर को टीच करना है, तो हमें वहाँ पे हमेशा इंडक्टिव मेथड से ही बच्चों को टीच करना होगा, पढ़ाना होगा। हमें बच्चों को इंडक्टिव मेथड से ही पढ़ाना होगा, इसलिए हमारा सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। इंडक्टिव को हम हिंदी में आगमनात्मक कहते हैं, मतलब ये एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाता है, एग्जाम्पल से ही हम इसमें रूल सेट करते हैं। ठीक है, और जो डिडक्टिव होता है उसमें हम रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। डिडक्टिव को हम हिंदी में निगमनात्मक कहते हैं और इंडक्टिव को हम हिंदी में आगमनात्मक कहते हैं। मैंने ये सब आपको हिंदी पेडागोजी में बताई है, लेकिन आप देख सकते हैं कि वही क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में भी पूछा गया है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बार बार आपको अलग अलग पेडागोजी पढ़नी नहीं होती है, बल्कि जो भी अब मैंने आप लोगों ने पेडागोजी को पढ़ा है बस उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, और जो कि ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है।
कि फ्लावर एंड हेज रिगार्डेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स एज प्रॉब्लम क्रिएटिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ठीक है, एक जो ये क्वेश्चन था वो थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस था, मतलब इसके बारे में जनरली कोई नहीं ही पढ़ता है, तो मैं आपको इसके बारे में मतलब एक राइटर है फ्लावर एंड हेज जो है वो राइटर है, उनके अकॉर्डिंग चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि प्रॉब्लम क्रिएटिंग और एंड सॉल्विंग स्किल है, प्रॉब्लम को क्रिएट भी करता है और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्किल भी है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है। तो ऐसा जो ऑप्शन है वो राइटिंग है। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग जो है वो राइटिंग है, और ये पूरी तरीके से फैक्ट बेस्ड था और इसमें अपना कोई बहुत दिमाग यूज़ करना नहीं था। और ठीक है, यहाँ पे हमारा राइटिंग होगा और ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग डी ही आंसर दिया गया है। अगला है कि फाइंड आउट द फंक्शन वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब हमें चारों में से फंक्शन वर्ड को ढूंढना है। यहाँ पे फंक्शन वर्ड को हमें ढूंढना है। यहाँ पे एंड हो गया, चैम्पियन हो गया, हैंडसम हो गया या फिर सीजिंग हो गया। तो यहाँ पे कौन सा चारों में से कौन सा हमें यहाँ पे फंक्शन वर्ड है, यहाँ पे जो कौन सा है जो कि फंक्शन वर्ड है, तो यहाँ पे जो एंड है वो फंक्शन वर्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे जो एंड है वो फंक्शन वर्ड है, और मतलब कंजंक्शन हो गए और प्रीपोजिशन हो गए, मतलब ये फॉर एडिंग टू वर्ड्स ये यूज़ होते हैं। फंक्शन वर्ड जो होते हैं कि वर्ड्स में ऐड करने के लिए ये यूज़ होते हैं, जैसे कि एंड हो गया, कंजंक्शन के भी कोई भी वर्ड हो जाए, प्रीपोजिशन हो जाए, ये सब जो होते हैं वो फंक्शन वर्ड्स में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंड भी एक कंजंक्शन है और जो कि फंक्शन वर्ड में ये आते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा, ए ऑप्शन जो है वो सही आंसर बनेगा। वर्ड्स को ऐड करने के लिए, मतलब सेंटेंसेस को ऐड करने के लिए हमें फंक्शन वर्ड की ज़रूरत पड़ती है। और अगला है व्हाट डू यू मीन बाय रिव्यू, रिव्यू का क्या मतलब होता है। ठीक है, रिव्यू करना मतलब किसी को रिव्यू देने का क्या मतलब होता है, गेस करना। तो रिव्यू करने का मतलब गेस करना एकदम नहीं होता, इवैल्यूएट करना, मे बी एसेस करना या फिर क्रिटिकल इवैल्यूएशन होता है। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर बनेगा वो सी बनेगा, क्योंकि मतलब तीनों वर्ड कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे क्रिटिकल तरीके से इवैल्यूएट करना जो होता है वो रिव्यू का मतलब जो होता है वो क्रिटिकल इवैल्यूएशन होता है। ठीक है, और की में भी यही आंसर आया था। और अगला है कि कंटेंट वर्ड्स आर लाइक, जो क्वेश्चन में कहा गया है कि कंटेंट वर्ड्स आर कॉल्ड, कंटेंट वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, फंक्टर्स कहते हैं, ग्रामेटिकल वर्ड्स कहते हैं, लेक्सिकल वर्ड्स कहते हैं या फिर एम्प्टी वर्ड्स कहते हैं। तो पहली बात तो आपको यही याद रखना है कि जो कंटेंट वर्ड्स होते हैं उन्हें हम लेक्सिकल वर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कंटेंट वर्ड्स को ही हम लेक्सिकल वर्ड्स कहते हैं, और ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है, जिनका मतलब अपना ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, खुद पर निर्भर होते हैं। इनका जो मीनिंग होता है वो खुद पर निर्भर होता है, मतलब इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है ऐसे वर्ड्स का। जो कंटेंट वर्ड्स होते हैं इसमें नाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और मोस्टली एडवर्ब्स को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। तो जो नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब ये सब होते हैं, ये सब जो भी इसके जो भी वर्ड्स होते हैं जो कि सेंटेंस में अपना एक मीनिंग रखते हैं। ठीक है, जो कि सेंटेंस में ये सब अपना एक मीनिंग रखते हैं, इसीलिए इन्हें एक कॉन्टेंट वर्ड में जोड़ा जाता है। और जो ये कॉन्टेंट वर्ड्स होते हैं इनका सेंटेंस में स्पेसिफिकली मीनिंग होता है, जैसे कि फॉक्स हो गया, किसी सेंटेंस में फॉक्स लिखा गया है, ठीक है, ये नाउन हो गया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लेजी लिख दिया गया तो ये एडजेक्टिव हो गया। और उसके बाद एडवर्ब भी होते हैं इसमें, जैसे कि ग्रेसफुली ले लिया जाए तो वो एडवर्ब भी अपने आप में कंटेंट वर्ड होता है, क्योंकि वो सेंटेंस में अपना एक मीनिंग देता है। और वर्ब को भी इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, जैसे कि जम्प्ड हो गया, कुछ भी वर्ड अगर हम वर्ब ले लेते हैं तो वो भी अपना मतलब अपने आप को यहाँ पे शामिल उसको किया जाता है। तो जो कंटेंट वर्ड होते हैं उसमें हम नाउन को शामिल करते हैं। ठीक है, नाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, इन सबको हम शामिल करते हैं। लेकिन जो फंक्शन वर्ड्स होते हैं उसमें हम प्रीपोजिशन को और कंजंक्शन को शामिल करते हैं, क्योंकि अपना कोई वहाँ पे इंडिपेंडेंट उसका मीनिंग नहीं होता है, बल्कि वो सेंटेंस या फिर वर्ड्स को जोड़ने के लिए यूज़ में होते हैं। फंक्शन वर्ड्स जो होते हैं वो वर्ड्स को जोड़ने के लिए, मतलब सेंटेंस या वर्ड्स को जोड़ने के लिए यूज़ में लाया जाता है उन्हें। लेकिन जो कंटेंट वर्ड्स होते हैं उनका अपना एक अलग मीनिंग होता है, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, और उनका सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन को तो शामिल नहीं करते यहाँ पे। नाउन हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है, और एडजेक्टिव हो गया, इनके तरीके से हम सेंटेंस में हम इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, आपको मुझे लगता है कि इनके बीच में अंतर समझ में आया होगा। और उसके बाद एक बात आपको याद रखना है कि जो कॉन्टेंट वर्ड्स होते हैं उन्हें ही हम लेक्सिकल वर्ड्स कहते हैं।
और अगला क्वेश्चन है कि क्लॉज मीन्स, क्लॉज का क्या मतलब होता है। क्लॉज का क्या मतलब होता है, फिनिशिंग होता है, मिसिंग पार्ट होता है, क्लोज होता है या फिर एसेसिंग होता है। तो मैंने ये क्लॉज टेस्ट के बारे में मैंने आपको हिंदी पेडागोजी में भी बताया था और यहाँ पर भी मैं आपको बता रही हूँ कि क्लॉज का मतलब ही होता है मिसिंग पार्ट। ठीक है, क्लॉज का मतलब क्या होता है, वो मिसिंग पार्ट यहाँ पे इसका मतलब ही होगा। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। क्लॉज का मतलब क्या होता है, वो मिसिंग पार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है कि द लास्ट स्टेज ऑफ राइटिंग इज, राइटिंग की जो लास्ट स्टेज होती है उसे हम क्या कहते हैं। लास्ट स्टेज को मतलब लिखने का जो अंतिम चरण होता है हम उसे क्या कहते हैं। कंट्रोल्ड राइटिंग या फिर गाइडेड राइटिंग या फिर फ्री राइटिंग या फिर एडवांस्ड राइटिंग। यहाँ पे आप गाइडेड और कंट्रोल तो आपको होगा नहीं आंसर, क्योंकि आपको कंट्रोल तरीके से लिखना नहीं है कि आपको इतने वर्ड्स दे दिए गए, आपको इस वर्ड के अंतर्गत ही लिखना है सिर्फ। गाइडेड राइटिंग मतलब कि मुझे कोई गाइड कर रहा है कि आप इस तरीके से हेडिंग करो, इस तरीके से मतलब चीज़ों को करो। और उसके बाद जो ये फ्री राइटिंग होती है, फ्री राइटिंग मतलब आपको कुछ भी दे दिया जाए, आप कुछ भी लिखो, ये फ्री राइटिंग भी नहीं होती, बल्कि जो इस राइटिंग की जो लास्ट स्टेज होती है वो एडवांस्ड राइटिंग होती है। यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन होगा कि जो राइटिंग की जो लास्ट स्टेप होती है वो एडवांस्ड राइटिंग होती है। और राइटिंग के 5 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है प्री राइटिंग होती है, दूसरा होता है ड्राफ्टिंग होता है, तीसरा होता है रिवाइजिंग और चौथा होता है एडिटिंग और पांचवा होता है पांचवा होता है वो पब्लिशिंग होता है। और जो लास्ट स्टेज होता है वो क्या होता है, वो एडवांस्ड राइटिंग होता है। ठीक है, तो प्री राइटिंग हो गया, ड्राफ्टिंग हो गया, रिवाइजिंग हो गया, एडिटिंग हो गया और एडवांस्ड राइटिंग हो गया। ठीक है, तो ये राइटिंग के स्टेजेस होते हैं। और उसके बाद अगला है कि द प्रोसीजर ऑफ अल्फ़ाबेटिक मेथड इज़। तो अल्फ़ाबेटिक मेथड का जो प्रोसीजर है वो क्या है, तो आप सभी को ये अच्छा और इजी क्वेश्चन रहा था ये, कि लेटर से हम वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, वर्ड के बाद फ्रेज आता है और फ्रेज के बाद सेंटेंस आते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। और सेंटेंस के बाद क्या होता है, तब पैराग्राफ आता है। ठीक है, यहाँ पे वर्ड है तो यहाँ पे लेटर को यहाँ पे रखा ही नहीं गया, तो इसलिए हमारा ये बी वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। हमारा जो आंसर बनेगा वो डायरेक्टली ए वाला ही आंसर बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सही सीक्वेंस को फॉलो किया जा रहा है। यहाँ पे पैराग्राफ भले ही नहीं है, लेकिन जो इसका सीक्वेंस है वो सबसे सही है। यहाँ पे लेटर्स को ही नहीं रखा गया तो ये नहीं होगा, यहाँ पे लेटर्स को रखा गया तो यहाँ पे फ्रेज को हटा दिया गया तो ये भी नहीं होगा। और उसके बाद यहाँ पे लेटर वर्ड और फ्रेज को रखा गया, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस आएगा, उसके बाद पैराग्राफ आएगा, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। बल्कि हमारा ए ऑप्शन होगा कि लेटर के बाद वर्ड आते हैं, वर्ड के बाद फ्रेज आते हैं, फ्रेज के बाद सेंटेंस आते हैं, सेंटेंस के बाद पैराग्राफ आता है। इसलिए हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही आंसर यहाँ पे बन रहा है। और अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, यू आस्क व्हाट हैज़ माई गवर्नमेंट डन फॉर यू। तुम पूछ सकते हो या फिर तुम पूछते हो कि मेरे गवर्नमेंट ने तुम्हारे लिए क्या किया। आई कैन आंसर इन 2 वर्ड्स अलॉट। मैं ये मैक्सिमम 2 वर्ड में इसका आंसर दे सकता हूँ। तो जो ये क्वेश्चन है वो किस टाइप का क्वेश्चन है ये पूछा जा रहा है। तो जो ये क्वेश्चन है वो रेटोरिकल टाइप का क्वेश्चन है। रेटोरिकल टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर हम डायरेक्टली आंसर को एक्सपेक्ट नहीं करते, या फिर जिसका कोई डायरेक्टली आंसर नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो सही है, यहाँ पे रेटोरिकल आंसर हमारा बनेगा। और अगला क्वेश्चन है आज का, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन इन द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज इन इंडिया। इंग्लिश जो है वो इंडिया में कैसी लैंग्वेज है। तो इंग्लिश जो है इंडिया में सेकेंड लैंग्वेज है ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग। यहाँ पे BA और आंसर जो है बिल्कुल सही है। अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन इन द NCF 2005, इंग्लिश इज़ अ सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया। इंग्लिश जो है वो इंडिया में सेकेंड लैंग्वेज है। इंग्लिश जो है वो इंडिया में सेकेंड लैंग्वेज है। ठीक है, और अगला है कि रीड द एक्सचेंज। Shall we go out to the garden and find out the names of those flowers near the corridor? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि रीड द एक्सचेंज। वहाँ पे टीचर ने कहा कि शैल वी गो आउट द गार्डन, क्या हम गार्डन से बाहर जा सकते हैं एंड फाइंड आउट द नेम्स ऑफ दोज फ्लावर्स, और हम ऐसे फ्लावर्स के नेम को खोज सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि कॉरिडोर के पास में है। ठीक है, तो स्टूडेंट ने कहा येस
मतलब स्टूडेंट्स ने कहा हाँ हाँ चलते हैं। उसके बाद टीचर ने कहा कि येस मैम प्लीज़, मतलब टीचर ने बच्चों को बताया कि हम ऐसे भी इसे कह सकते हैं कि येस मैम प्लीज़, मतलब पोलाइटली हम ये कह सकते हैं कि येस मैम प्लीज़, मतलब इसको जो बच्चों ने कहा येस येस ये, तो हम इसे कह सकते हैं कि येस मैम प्लीज़। तो यहाँ पे हियर द टीचर, टीचर यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रही है। पहला ऑप्शन है कि रिलेट्स लैंग्वेज फंक्शन विथ पोलाइटनेस, लैंग्वेज को पोलाइटनेस के साथ फंक्शन, लैंग्वेज के फंक्शन को पोलाइटनेस के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है, रिलेट करने की कोशिश कर रही है। या फिर मेक अ पोलाइट सजेशन टू स्टार्ट रीडिंग, या फिर बच्चों को एक रीडिंग के लिए पोलाइट सजेशन दे रही है, पोलाइट सजेशन बनाने के लिए कह रही है। तो ऐसे ही तो पोलाइट रीडिंग की यहाँ पे कोई बात होने नहीं है। और कंफर्म द स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट, स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट को कंफर्म कर रही है। और या फिर ऑफर्स एन अल्टरनेटिव लैंग्वेज एक्टिविटी, ये भी नहीं कर रही है। हम यहाँ पे ए और सी में मतलब ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते थे, और मैक्सिमम लोग ए और सी में कंफ्यूज रहे होंगे कि कंफर्म द स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट, कि यहाँ पे टीचर जो है वो बच्चों के रिक्वेस्ट को कंफर्म कर रही है। लेकिन यहाँ पे जो ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग आंसर था वो ये था कि रिलेट लैंग्वेज फंक्शन विथ पोलाइटनेस, मतलब जो टीचर है वो लैंग्वेज के फंक्शन को पोलाइटनेस के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है कि आपने जो येस येस ये बोला उसकी जगह पे आप येस मैम प्लीज़ भी कह सकते थे, बहुत पोलाइटली बोल सकते थे इसके लिए। ठीक है, यही यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन लर्निंग द सेकेंड लैंग्वेज विदाउट यूजिंग द प्रिंटेड टेक्स्ट। तो प्रिंटेड टेक्स्ट का यूज़ किए बिना हम सेकेंड लैंग्वेज को किसके द्वारा सीख सकते हैं, मतलब सेकेंड लैंग्वेज को बिना प्रिंटेड टेक्स्ट का यूज़ किए हुए हम कैसे सीख सकते हैं। नेचुरल अप्रोच से, या फिर लैंग्वेज इमर्जेंसी, या फिर ग्रामर ट्रांसलेशन से, या फिर सिचुएशनल से। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो लैंग्वेज इमर्जन बनेगा। यहाँ से लैंग्वेज इमर्जन मेथड में हम बिना प्रिंटेड टेक्स्ट के सेकंड लैंग्वेज को सीख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। अभी तक हम लोगों ने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं इंग्लिश पेडागोजी के, और कल भी हम लोग इंग्लिश पेडागोजी के